हेलो स्टूडेंट। तो इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ दैट इज़ एंगल ऑफ रिपोज। इसे हम हिंदी में विश्राम कोण कहते हैं। तो आइए इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। आप क्या देख रहे हैं ऑन द स्क्रीन? हमारे पास एक बॉडी पड़ी हुई है इंक्लाइंड प्लेन पर। अब हम क्या करते हैं, इसका एक शोर धीरे धीरे से उठाना शुरू कर देते हैं। तो जो इंक्लाइंड प्लेन है उसका कोण भी क्या है, बढ़ता चला जाता है। बॉडी भी क्या है, इसके साथ ऊपर को मूव करती जाती है। तो स्टूडेंट, एक समय ऐसा आता है जब हम इंक्लाइंड प्लेन है जो उसे उठाते जाते हैं एक शोर से, तो जो बॉडी है वो क्या है, खिसकना शुरू कर देती है। बॉडी क्या है, मूवमेंट शुरू कर देती है, मीन्स वो चलना शुरू कर देती है। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होगा, विश्राम कोण क्या होगा? विश्राम कोण स्टूडेंट वो कोण है जो इंक्लाइंड प्लेन का अधिकतम कोण है। जहां पर बॉडी क्या थी, अभी खिसकना शुरू नहीं करती। अधिकतम कोण है इंक्लाइंड प्लेन का जब बॉडी खिसकना शुरू नहीं करती। लेकिन यदि हमने इंक्लाइंड प्लेन का जो कोण है, मीन्स उसे जरा सा भी, थोड़ा सा भी अब और बढ़ा दिया, तो बॉडी क्या है, मूवमेंट करना शुरू कर देती है। मूवमेंट करने से जस्ट पहले का अधिकतम कोण जो होगा उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज, विश्राम कोण। आइए डेफिनेशन। द एंगल ऑफ रिपोज इज डिफाइंड एज द एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन एट विच अ बॉडी प्लेस्ड। इंक्लाइंड प्लेन पर एक बॉडी पड़ी हुई है, वो एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन एट विच अ बॉडी प्लेस्ड ऑन इट जस्ट बिगिंस, मीन्स अभी शुरू करने ही वाली है, खिसकना शुरू करने ही वाली है। जस्ट बिगिंस टू स्लाइड। तो उससे पहले का इंक्लाइंड प्लेन का वो अधिकतम कोण जिसके आगे यदि हम उसे इंक्लाइंड प्लेन के एक शोर को और उठा देंगे, बॉडी क्या होगी, खिसकना शुरू कर देगी। बॉडी के खिसकने से पहले का जो अधिकतम कोण है वो क्या कहलाता है, विश्राम कोण, मीन्स एंगल ऑफ रिपोज। आइए अब इसे हम डिटेल में इसकी डेरिवेशन कर लेते हैं। सो स्टूडेंट, ये रही हमारी बॉडी। अब क्या है, एंगल थीटा इंक्लाइंड प्लेन ने इसे बना दिया है जब हमने उसे उठाना शुरू किया था। अब बॉडी के खिसकने से पहले जो अधिकतम कोण की वैल्यू होगी वो क्या होगा, विश्राम कोण। अब स्टूडेंट, बॉडी जहां पर पड़ी हुई है ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, इस पर कौन से बल लगते हैं, पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं। वेट ऑफ द बॉडी, द वेट ऑफ द बॉडी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। मास m है, ग्रेविटी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या है,
वेट क्या है, नीचे को एक्ट करता है। और कौन से बल होंगे? अब बॉडी क्या है, तिरछी पड़ी हुई है, बॉडी ऑन द इंक्लाइंड प्लेन पर है, ये बल लगाती है इस सरफेस पर, इंक्लाइंड प्लेन पर, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जो इंक्लाइंड प्लेन का सरफेस है वो उतना ही रिएक्शन करता है, इधर को एक्शन हो गया, इधर को रिएक्शन हो गया। अब और कौन से बल हैं उनके बारे में डिस्कस करने से पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं ये जो एंगल है वो कितना होगा, दिस वन, इसे हमने मेजर करना है। उसके पश्चात जो ये कंपोनेंट है mg बल का, इसे हम टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, बांट लेंगे। तो इसको मेजर करने के लिए स्टूडेंट मैंने एक रफ मीन्स एक अनदर डायग्राम बना ली है। अब देखें ये क्या फॉर्मेशन हो रही है, थीटा प्लस फाई प्लस राइट एंगल ट्रायंगल, एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है। ये वाला एंगल यहां पर दैट इज फाई, थीटा एंड 90 डिग्री। अब हम स्टूडेंट जानते हैं सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180। तो थीटा प्लस फाई प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब स्टूडेंट फाई कितना होगा, फाई इक्वल टू 180, इसे भी ट्रांसपोज किया, इसे भी ट्रांसपोज किया राइट हैंड साइड, फाई इक्वल टू 180 माइनस 90, ये डिग्री में, माइनस क्या है थीटा, मीन्स फाई इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा। अब स्टूडेंट देखें यहां पर फाई एंड दिस एंगल, ये एंगल फाई है एंड दिस एंगल, ये कितना है एंगल, इनमें दोनों के बीच में एंगल कितना है, दैट इज 90 डिग्री। ये परपेंडिकुलर है जो एक्शन है इंक्लाइंड प्लेन पर। तो स्टूडेंट फाई प्लस, इसे एंगल ए मान लेते हैं, फाई प्लस ए इक्वल टू 90 डिग्री। अब फाई की वैल्यू कितनी है, फाई है हमारे पास 90 माइनस थीटा प्लस ए इक्वल टू 90। तो ए कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, दिस एंगल जिसे हमने फाइंड करना है, मीन्स इसे हमने फाइंड करना है। अब वो देख लेते हैं, ए इक्वल टू थीटा राइट हैंड साइड पॉजिटिव बन जाएगा एंड 90 राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करने के उपरांत क्या बन जाएगा, नेगेटिव। सो नेगेटिव 90 प्लस थीटा प्लस ये वाला 90 माइनस प्लस जो कैंसिल हो जाते हैं, मीन्स ए इक्वल टू थीटा। तो ये एंगल हमारे पास कितना बन जाता है, थीटा। जितना ये एंगल है उतना ही ये एंगल है, दैट मीन्स यदि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। अब स्टूडेंट जो जब हमने इंक्लाइंड प्लेन को ऊपर को उठा दिया, बॉडी अभी भी रेस्ट में है। अब जो वेट था, जो बल था, उनके टू कंपोनेंट होंगे। ये तो बन जाएगा mg cos
थीटा एंड दिस इज mg साइन थीटा। अब बॉडी जहां पर पड़ी है, ये बल नीचे को लग रहा है एंड जो लिमिटिंग वैल्यू है फ्रिक्शन की, मीन्स अधिकतम वैल्यू किसकी, घर्षण बल की, वो विपरीत दिशा में होगी, इस दिशा में। बॉडी की पोजीशन के कारण एक बल अब इस दिशा में है, mg साइन थीटा, तो उतना ही घर्षण बल क्या है, उत्पन्न होता है विपरीत दिशा में। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एक हमारे पास रिएक्शन हो रहा है, उसके विपरीत क्या है, mg कॉस थीटा। तो आइए आगे हम देखते हैं इनमें क्या रिलेशन बनने जा रहा है। तो स्टूडेंट, एक तो बल था जो नीचे को एक्ट करता था, मीन्स इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। इसे हमने टू कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया। मीन्स दूसरा बल कौन सा है, द लिमिटिंग फ्रैक्शन F acting along the inclined plane in upward direction. In magnitude, it is equal to the component of the weight mg acting along inclined plane. So F equal to mg sin theta. इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्या मीनिंग है इसका, जो बॉडी है इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर पड़ी हुई है, इसका इंक्लाइंड प्लेन की तरफ मीन्स है इस दिशा में ये कितना बल लगा रही है, mg साइन थीटा। ये जो बल है किसके इक्वल है, ये है इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मीन्स अधिकतम बल किसका, स्टैटिक फ्रिक्शन का, जो विपरीत दिशा में लग रहा है। मीन्स अब इस पॉइंट पर अभी बॉडी क्या है, मूव नहीं कर रही, वो विश्राम अवस्था में है, विराम अवस्था में है, विराम अवस्था में है। इसके आगे वो क्या है, मूव करने लग जाती है जब हम उसको इंक्लिनेशन थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मीन्स अधिकतम मूल्य स्टैटिक फ्रिक्शन का किसके इक्वल है, mg साइन थीटा। और कौन सा बल लग रहा है बॉडी पर, बॉडी का जो वेट है उसका एक कंपोनेंट mg cos थीटा किसके इक्वल है, रिएक्शन बाय द इंक्लाइंड प्लेन। बॉडी तिरछी पड़ी हुई है, इंक्लाइंड प्लेन पर कितना तिरछा बल लगा रही है, दैट इज mg cos थीटा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ये किसके इक्वल है, रिएक्शन के, इस पोजीशन पर। सो स्टूडेंट, द नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग एट राइट एंगल, ये कितने एंगल पर है, राइट एंगल पर, टू द इंक्लाइंड प्लेन इन द अपवर्ड डायरेक्शन, इस दिशा में है, एंड इट इज इक्वल टू द कंपोनेंट ऑफ वेट एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, दैट इज आर। जो रिएक्शन है वो किसके इक्वल है, mg दैट इज कॉस थीटा। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 को मैं 2 के साथ डिवाइड कर देता हूं, F/R
इक्वल टू एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा ओवर एम जी कॉस थीटा, एम के साथ एम कैंसिल, जी के साथ जी, एफ ओवर आर इक्वल टू टेन थीटा। स्टूडेंट एफ ओवर आर क्या होता है? इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एफ ओवर आर इक्वल टू म्यू, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सो म्यू इक्वल टू टेन थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू म्यू। तो ये हमने एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट फाइंड किया है। जो एंगल ऑफ रिपोज है, मीन्स टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ रिपोज, टेंजेंट किसका? एंगल ऑफ रिपोज का, वो किसके इक्वल है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल होता है। नाउ स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस लेक्चर मीन्स प्रीवियस वीडियो में हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में जाना था। टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, उसे हम कैसे डिनोट करते हैं? अल्फा के साथ। वो किसके इक्वल होता है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ से हमने क्या सीखा? टेन थीटा मीन्स एंगल ऑफ रिपोज का टेंजेंट इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये कब होगा? व्हेन थीटा इक्वल टू अल्फा। तो यहाँ से हमने एक और रिलेशन फाइंड किया है। जो एंगल ऑफ रिपोज होता है वो किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन के। जो हमारे पास विश्राम कोण है वो किसके इक्वल होता है? घर्षण कोण के इक्वल होता है। ये हमने रिजल्ट फाइंड कर लिया है। सो स्टूडेंट्स, इन द कमिंग लेक्चर आई विल बी डिस्कस दिस चैप्टर फर्दर। जो इनके आर्टिकल रिमेनिंग है उन्हें डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू सो मच।